वित्तीय वर्ष 2021-22 पर आय व्यय पर समान वाद विवाद है। इसमें माननीय सदस्य डॉक्टर दिलीप जायसवाल, बहुत संक्षेप में बोलना है। आज सरकार का उत्तर भी है, इसलिए वो तो आएगा, वार्ता होता है, अभी चलने दीजिए। सभापति महोदय, आज वो आएंगे। बजट के सामान्य वाद विवाद पर आपके द्वारा बोलने का अवसर मिला, इसके लिए मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। महोदय, जिस तरह से वैश्विक महामारी कोविड-19 पूरे विश्व के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया था, देश के साथ साथ बिहार में भी आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक गतिविधियां रुक सी गई थी। उसी समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को आह्वान किया था, जान है तो जहान है। एक तरफ बिहार राज्य के लोगों की चिंता करना और दूसरी ओर अन्य राज्यों में काम करने वाले श्रमिक भाई की भी चिंता करना बिहार सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी। बिहार सरकार को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस वैश्विक संक्रमण के काल को चुनौती के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, और चुनौती के रूप में स्वीकार ही नहीं किया बल्कि चुनौती को अवसर में बदलने का काम किया, और जिस कारण से आर्थिक, सामाजिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने भरपूर प्रयास किया। महोदय, ऐसे कोरोना के काल के बाद जो बिहार सरकार ने बजट पेश किया है, अपने आप में जितनी भी उसकी प्रशंसा की जाए वो कम होगा। सीमित संसाधन और जिस तरह से सारी व्यवस्था चरमरा गई थी, ऐसा लग रहा था कि लोग अपने घर में बंद हो गए थे। बाल बच्चे भी जो बाहर रहते थे वो भी सभी लोग, चाहे विदेश में हो चाहे देश में हो, सभी लोग अपने अपने घर में सिमट गए थे। माँ बाप तो बहुत खुश हो रहे थे कि इसी बहाने उसके बाल बच्चे कम से कम उनके साथ हैं, लेकिन आखिर तो था ही चुनौती, आखिर वैश्विक संक्रमण का काल तो था। और ऐसे परिस्थिति में बिहार सरकार ने जो काम किया और जिस तरह से उसने इस चुनौती को स्वीकार किया कि माननीय नीतीश कुमार जी को और इस सरकार को जितनी बधाई दी जाए, जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगा। कोरोना के लॉकडाउन के कारण जो आर्थिक कठिनाई का सामना गरीबों को करना पड़ा, और सरकार ने उसके आर्थिक कठिनाई को ध्यान देते हुए डीबीटी के माध्यम से 1,64,00,000 राशन कार्डधारी के खाते में 1,000 रुपया सीधे उसके अकाउंट में हुजूर, और प्रति कार्डधारी को ट्रांसफर पैसा किया गया। इस मद में बिहार सरकार ने 1,600 करोड़ रुपया से अधिक का भुगतान किया। लॉकडाउन के कारण राज्य के बाहर फंसे हुए श्रमिक भाई, प्रवासियों को जिस तरह से मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक व्यक्ति को 1,000 रुपया का भुगतान किया गया, और करीब 20,95,000 लोगों के खाता में 1,000 रुपया सीधे खाते में भेज दिया गया। बहुत से श्रमिक भाई जो बाहर में फंसे हुए थे, जिनके पास पैसा नहीं था, मीडिया में, टीवी में, अखबार में रोज निकलता था कि बिहार के श्रमिक भाई बाहर में फंसे हुए हैं, उनको खाने का पैसा नहीं है। पहला सरकार बिहार सरकार था जिसने केंद्र सरकार से मांग किया था कि उसके लिए बस और गाड़ी नहीं बल्कि ट्रेन की व्यवस्था की जाए।
पूरा देश उस समय आश्चर्यचकित रह गया था कि माननीय नीतीश कुमार जी ने क्या मांग किया कि ऐसे समय में ट्रेन की व्यवस्था की जाए। और महोदय, अगर ट्रेन की व्यवस्था उस समय नीतीश कुमार जी और उस समय के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी के कहने पर नहीं हुआ होता तो पता नहीं कितने बिहारी भाई हमारे बाहर में किस हालात में वो रहते, शायद उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। और विशेष श्रमिक रेलगाड़ी से उनको बिहार लाया गया, उनके टिकट का भाड़ा दिया गया। हमारे विपक्ष के भाइयों ने बाद में हल्ला किया कि आपने तो रेल का भाड़ा ही नहीं दिया। तो उनके ज्ञानवर्धन के लिए मैं बताना चाहता हूं कि करीब 121 करोड़ रुपया हमारे कामगार और श्रमिक भाई को लाने में बिहार सरकार ने खर्च किया महोदय। और जो हमारे श्रमिक भाई आए उनको 14 दिन तक मसहरी, लुंगी, मग, गिलास, दवाई और उसका सेवा, सारा चीज उसका श्रमिक भाई का सेवा करने का काम बिहार सरकार ने किया। उसको यह महसूस नहीं होने दिया कि क्वारंटाइन पीरियड में जो इतने दूर से वो बिहार में आए हैं उनको घर के तरह उनको सेवा नहीं मिले, सुविधा नहीं मिले, इसकी चिंता किया उन्होंने। मैं बधाई देना चाहूंगा उस समय के सारे कोरोना वॉरियर्स को, सारे जिला पदाधिकारी को, बिहार के जिला पदाधिकारी को। मैं देखता था अपने किशनगंज में, अररिया में, पूर्णिया में कि सभी जिला पदाधिकारी अपने टीम के साथ दिन रात, हम लोग डरते थे, हमारा भाई बाहर से आया, हमारे रिश्तेदार जब बाहर से आए तो हम लोग उनके साथ सामने नहीं जाते थे, दूर रहते थे। वहीं पर हमारे कोरोना वॉरियर्स और बिहार के हमारे कार्यपालक और जो पदाधिकारी हैं उन लोगों ने, और चिकित्सक कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, जिस तरह से उनका सेवा किया। और ऐसे परिस्थिति में जो बजट आया है हुजूर, ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण बजट है और जिसके लिए आज इस वाद विवाद के माध्यम से मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं हुजूर। महोदय, कोरोना के काल में जिस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन हमें गर्व है कि बिहार में रिकवरी रेट कोरोना का 99% है, 99% हो जो ये रिकॉर्ड में है। और इस रिकॉर्ड को पूरा देश इस बात के लिए बिहार का प्रशंसा कर रहा है कि यहां का प्रबंधन जो कोरोना संक्रमण को रोकने में नीतीश कुमार जी ने किया, वो अपने आप में एक मिसाल बनकर पूरे देश के अंदर आज हमारे लिए प्रशंसा का विषय बना हुआ है जो। और हमारे यहां मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम, यानी 0.58, 1% भी नहीं है जो, 0.58% हमारा जो है मृत्यु दर है हुजूर। ये हमारे बिहार के सरकार ने इतना कोरोना के लिए, और जिस तरह से उन्होंने चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया, और उसके बाद ये बजट आया है। कल जो हमारे साथी बोल रहे थे कि 2,18,000 करोड़ कहां से आएगा, और जब हमारे रजनीश जी ने उनको ज्ञानवर्धन किया कि कहां से पैसा आएगा, तो संजोग से प्रेमचंद जी हमारे माननीय सदस्य उस वक्त उठ के चले गए थे, क्योंकि उनको मालूम है कि बिहार सरकार कहां से 2,18,000 करोड़ लाएगी, ये पता था, इसलिए हमारे माननीय सदस्य हटकर चले गए थे। और महोदय, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, प्रशासनिक तंत्र, बैंक कर्मी, बिजली कर्मी, स्वयंसेवी संगठन आदि ने सजगता और अथक परिश्रम किया है, हम चाहेंगे कि हम उनको सदन के तरफ से यहां से धन्यवाद उनको प्रेषित करें कि उन लोगों ने जो मेहनत किया कोरोना के समय में, सचमुचे वो काबिले तारीफ है महोदय। बिहार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से सफलतापूर्वक प्रयास करके कोरोना संक्रमण को रोकने का काम किया है, हमारे विपक्ष के भाई बोलते हैं कि डाटा जो है गड़बड़ है, जांच का संख्या गड़बड़ है, उसमें टेलीफोन नंबर नहीं है। हुजूर, मेरा अपना मेडिकल कॉलेज में आरटीपीसीआर का केंद्र है, सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को आरटीपीसीआर केंद्र खोलने के लिए कहा गया था। और सुन लीजिए ना, ज्ञानवर्धन होगा ना सुनील जी,
आपको ले चलेंगे लंदन एक दिन, घबराइए मत। हुजूर, जो भी लोग कोरोना के रोगी जांच के लिए आते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके परिवार वाले को, समाज को यह पता चले कि उसको कोरोना है। एक बहुत बड़ा आदमी मेरे पास आया और बोला कि हमको कोरोना हो गया है, लेकिन ऐसा कीजिएगा कि एम्बुलेंस मेरे घर से 200 फीट दूर रोकिएगा, नहीं तो हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोगों को भी बोलेंगे कि आप लोग भी यहां से कोरोना सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर चले जाइए। और देखिए, खैर आप तो इतनी सच्चाई सुनील जी में ही हिम्मत है बोलने का, ये तो मैं मानता हूं इसको। और महोदय, कभी कभी हमने देखा था कि कोई भी रोगी, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं चाहते थे कि अपना ओरिजिनल मोबाइल नंबर दें, क्योंकि उनको मालूम था कि मोबाइल नंबर मिलेगा तो पूरे समाज में उसका आइडेंटिटी पता लग जाएगा। इसलिए महोदय, बहुत सारी बातें आती है, लेकिन जब धरातल पर आदमी सब कुछ को समझे तब पता चलेगा कि सरकार के अंदर 100% सच्चाई है, सेवा करने की भावना है और उसने चुनौती को अवसर में बदला है। महोदय, जिस तरह से सभापति महोदय, अब मैं बजट पर जो हमारी सरकार ने कुछ काम किए हैं और जो कुछ काम करना चाहती है उसके बारे में बताना चाहता हूं, और बताना आवश्यक भी है महोदय। जिस तरह से आर्थिक हल, युवाओं को बल के अंतर्गत उपलब्धियां जो बिहार सरकार के अंदर है सभापति महोदय, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। महोदय, मुझे सदन में ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे बच्चे, छात्र छात्राएं जो जिंदगी में कभी नहीं सोच सकता था कि 10+2 पास करने के बाद वो हायर टेक्निकल एजुकेशन ले पाएगा या ले पाएगी। मैं देखता हूं नर्सिंग के छात्र, पॉलिटेक्निक के छात्र, इंजीनियरिंग के छात्र, जब 4 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उनको पढ़ने के लिए मिलता है, तो वो गरीब भी हायर टेक्निकल एजुकेशन लेने को सपना जो उसका था उसके बारे में सोच सकता है। अगर ये काम किसी ने करके दिखाया है तो वो माननीय नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया है। मौत, ये कोई मामूली बात नहीं है। पहले बैंक से पैसा लोन मिलता था, बैंक में दिक्कत होता था लोगों को। कितना बड़ा साहसिक कदम है और कितना प्रैक्टिकल सोच है नीतीश कुमार जी का। पता नहीं कैसे वो प्रैक्टिकल, छोटी छोटी माइक्रो मैनेजमेंट करना कोई मामूली बात नहीं है। और उन्होंने सोचा कि ये छात्र छात्राएं एडमिशन ले लेगा, पहला साल का फीस मिल गया, मान लीजिए लोन मिल गया बैंक से, और दूसरा साल बैंक दिया नहीं, वो तो सुसाइड कर लेगा, जहर खा लेगा वो, क्योंकि उसकी पढ़ाई बीच में छूट जाएगी। वो इस बात को समझे कि बैंक के द्वारा कितनी समस्या होती है, और इसीलिए उन्होंने इसके लिए अलग से एक वित्त निगम बनाकर सीधा सरकार का पैसा, अब तो एडमिशन लेता है और 15 दिन बाद बोलता है सर हमारा तो पैसा आ गया, शान से बोलता है। और वो बच्चे भी, अच्छा फीस में क्या, फीस में खाली हुजूर पढ़ने का फीस नहीं मिलता है, हॉस्टल में रहने का, खाने का, एम्यूनिटीज, स्पोर्ट्स, सारा चीज का पैसा सरकार उस लोन में देती है। यानी वो बच्चा भी 1 महीना के बाद लगता है कि किसी अरबपति और करोड़पति का बच्चा वो है, उसको ऐसा शान महसूस होता है जो। और आने वाले 10 साल के बाद जो ये बच्चे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से पढ़कर बड़े बड़े ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर बन रहे हैं, ये लोग नीतीश कुमार को आने वाले समय में भगवान का दर्जा देने वाले हैं हुजूर। ऐसी स्थिति आने वाली है हुजूर। हम तो कुछ विपक्ष पर बोलते ही नहीं, मैं तो पहला दिन बोल दिया। नहीं, ये लोग भी शांत हैं आज, ये लोग भी शांत नहीं हुजूर, ये हमारा स्पष्ट है कि हम किसी की बुराई क्यों बोलेंगे। हाँ, हम तो पशु मत्स्य पालन पर अभी जब आएंगे, हम कभी नहीं बोलेंगे कि स्कूटर पर भी भैंस चल सकता है, कभी नहीं बोलेंगे हुजूर। हम उस पर आएंगे, लेकिन हम कोई पिछली बात नहीं करेंगे जिस तरह खालिद भाई बोलते। हम तो जो सच्चाई है उसको अपना काम बोलेंगे हुजूर। है वो देखिए, नहीं, हम ये बोले कि हम ये नहीं बोलेंगे, हम तो यही बोल रहे हैं कि हम कभी नहीं बोलेंगे 15 साल क्या हुआ हुजूर। ये मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, और ये भत्ता योजना जो है हुजूर, जिस तरह से 630 करोड़ रुपया वितरित किया गया बेरोजगारों को, युवाओं को, यह भी अपने आप में एक क्रांति है हुजूर। कुशल युवा कार्यक्रम योजना, और इसमें भी करीब करीब 702 करोड़ रुपया खर्च हुआ। सेल्फ हेल्प असिस्टेंस और जो प्रशिक्षण देकर
लोग कहते हैं कि हमको सरकारी नौकरी नहीं मिली। कुछ नेता बोल रहे थे कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और हुजूर उनको यह भी नहीं पता था कि नौकरी होता क्या है, बेरोजगारी होता क्या है। पहले बेरोजगारी का परिभाषा उनको समझना होगा। सरकारी नौकरी तो हम लोग को भी नहीं है हुजूर, इसका मतलब क्या हम लोग बेरोजगार हैं? सरकारी नौकरी बहुत लोगों को देश में नहीं है, लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के नेता रोजगार को एक परिभाषित कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी को ही रोजगार कहते हैं। यह समाज के अंदर गलत और असत्य बात फैलाने का प्रयास पिछले चुनाव में भी किया गया हुजूर। इसलिए नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पे जिस तरह से वादा किया है कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और जिस तरह का यह कार्यक्रम चल रहा है हुजूर, हमें तो लगता है कि 50 लाख से ज्यादा लोग भी बिहार के रोजगार सृजन के अंतर्गत आएंगे, उस दायरे में आएंगे। लेकिन रोजगार का परिभाषा एक बार समझाना पड़ेगा, यह बहुत जरूरी है हुजूर। यह तो हुजूर ज्ञानवर्धन की बात है, या तो उसका भी एक प्रशिक्षण हो जाए कि रोजगार किसे कहते हैं। रामचंद्र बाबू आ गए, अब हमको थोड़ा सा ही बोलना होगा, नहीं तो रामचंद्र बाबू फिर हमको ऐसा न कहानी सुनाने लगेंगे तो सदन भी मालूम हुआ आधा खाली हो गया। हाँ, माननीय सभापति महोदय, हर घर को नल जल की योजना के तहत जोड़ना, यह भी माननीय नीतीश कुमार का बहुत बड़ा सपना था। क्या कोई सोच सकता था क्या कि कोई गरीब नल का जल पिएगा? और जब आज गांव में जाते हैं तो 4 पाइप पर बड़ा बड़ा टंकी, पहले हम लोग अपने घर में टंकी लगाते थे, आज गरीब के गांव में भी टंकी दिखाई पड़ता है, और वहां से पानी गरीब के घर तक जाता है। अब बोलेंगे कि उसका नल टूट गया, नल तो हम लोग के यहां भी टूटता है, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति के यहां भी नल रोज टूटता है। बोलेंगे कि पाइप जाम हो गया, हुजूर पाइप काहे ने जाम होगा? जिस तरह का पानी जमीन के अंदर से निकल रहा है तो पाइप में तो बीच बीच में जाम होगा ही। ऐसी ऐसी बातों को बोल करके सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जाना, कोई गारंटी दे दे प्रतिपक्ष के हमारे माननीय सदस्य कि हमारे घर में नल नहीं टूटेगा, अपने घर के सामने लगा दें एक पर्चा, हमारे घर में पाइप जाम नहीं होगा, तो हुजूर तब तो मान लेंगे। देखिए, समाज की भी कुछ जिम्मेवारी है, समाज की भी कुछ जिम्मेवारी है। हमारा काम, सरकार का काम है कि नल जल योजना के तहत सुविधा दे देना, लेकिन उस सुविधा का उपयोग कैसे कीजिएगा यह तो समाज की जिम्मेवारी है, इसको आप लोग को समझाना होगा। अभी जैसे आप सरकार में नहीं हैं, आप फ्री हैं, तो गांव गांव घूमिए, सबको समझाइए और सबको समझा करके पुण्य कमाइए। हो सकता है कि 10-15 साल बाद इधर आने का मौका मिलेगा हुजूर, काहे नहीं मिलेगा? एकदम मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको नल जल का पूरा मेंटेनेंस देखना पड़ेगा। वो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ये जरूर बोलेंगे कि प्रतिपक्ष को यहां पर और अखबार में, टीवी में हल्ला करने से, सरकार को आईना दिखाने से अच्छा है कि जा करके समाज में जो दिक्कत है, जो कठिनाई है, उसका जाकर के मदद करे और सेवा के भावना से काम करे, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा नीतीश कुमार जी सरकार का सोच है हुजूर, कि विपक्ष को भी प्राप्ति हो सब कुछ। महोदय, समय का ख्याल रखा जाएगा। समय का हुजूर हमको बोला गया है कि थोड़ा खींचना है, तो हम जल्दी हम सीधा आदमी है हुजूर, जो हमको सुनने में आता है वही बोल देते हैं। जल्दी खींचा जाए। हम तो नहीं तो कहे, हम कभी बोलते हैं कि स्कूटर पर भैंस जाता है, कभी नहीं बोलते। सीधा आदमी है हुजूर, बुला निकल जाता है, बाद में सोचते हैं बेकार बोल दिए। महोदय, अभी नहीं लगाए हैं, अभी साथे चलेंगे दोनों भाई। महोदय, जिस तरह से एक जो बहुत बड़ा काम नीतीश कुमार गवर्नमेंट और सरकार के द्वारा हुआ है, वो है शौचालय का निर्माण। मुझे ख्याल है हुजूर, बचपन में मैं अपने गांव में देखता था कि महिलाओं को पेट का रोग बहुत होता था, और पेट के रोग से ही शरीर में 80% रोग होता है। क्यों होता था हुजूर? वो महिलाएं दिन भर अपने टॉयलेट को, अपने शरीर के अंदर के मल को रोक करके दिन भर रखती थी, क्योंकि दिन में उसको खेत में जाना शर्मिंदगी महसूस होता था। और हमारी महिलाएं दिन भर
शौचालय नहीं रहने के चलते शर्म से बाहर नहीं निकल पाती थी, उसको सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ता था। यह कितनी बड़ी सोच है नीतीश कुमार जी का। इसको किसी ने सोचा क्या कभी कि घर घर शौचालय होना चाहिए? मजाक उड़ाया गया कि गरीब शौचालय कहां से बनाएगा। जो नहीं बनाएगा उसके लिए भी सामुदायिक शौचालय का व्यवस्था किया गया और उसकी चाबी गरीब के घर में रहेगा। और महोदय, आज आपको जानकर खुशी होगा, हम अस्पताल चलाते हैं। जितनी महिलाएं पहले पेट रोग से ग्रसित होकर गांव से आती थी, आज उसकी संख्या आधी से भी कम हो गया है। यह है नीतीश कुमार की सोच। सोचिए सभापति महोदय कि यह कितना बड़ा दूर तक जाकर सोचना, उन महिलाओं का, उन गरीब महिलाओं के बारे में सोचना, यह बहुत बड़ी बात है। यह क्रांति है। यह कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता है, यह देव पुरुष ही कर सकता है इन सब बातों को हुजूर। और यह काम नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया है हुजूर। और ओडीएफ हुजूर, अभी जो मैंने उस दिन हेल्थ के भी, स्वास्थ्य विभाग के बजट में भी कहा था, स्वास्थ्य विभाग के बजट में कहा था कि 1990 में जब मुझे मेडिकल कॉलेज खोलना था तो पता चला कि बिहार में एक कानून बना हुआ है कि कोई भी नया मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेगा। उस दिन हमारे विद्वान विपक्ष के साथी बोल रहे थे कि बिहार में 40 मेडिकल कॉलेज चाहिए। जिस समय 5 मेडिकल कॉलेज था, आपने कानून क्यों बनाया था कि बिहार में कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेगा? कानून था हुजूर। एक मिनट रुक जाओ, स्टूडेंट तो आप थे ना उस समय, तो आप स्टूडेंट थे हुजूर। न सुनील जी बोलते हैं तो अच्छा लगता है हुजूर। 5 मेडिकल कॉलेज, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे विपक्ष के साथी ने कहा था कि बिहार में 40, माननीय मंगल पांडे जी जब खड़े हुए और बोले कि हमारे यहां 14 मेडिकल कॉलेज और 6 है, उन्होंने कहा 40 होना चाहिए। कमाल हो गया। वही कांग्रेस और वही राजद के विपक्ष के साथी जिन्होंने कानून बना दिया। देश में कानून बना हुआ था, पार्लियामेंट में कानून पास हुआ था श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय कि अब कोई सरकार मेडिकल कॉलेज नहीं बनाएगी। वहीं पर जब माननीय नरेंद्र मोदी जी आए और बिहार की सरकार ने जिस तरह से मेडिकल कॉलेज खोलने का, और जब हम बोलते हैं कि डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, कहां से आएगा डॉक्टर? डॉक्टर कोई खरीद के थोड़े मिलता है, कोई बाजार में थोड़े बिकता है हुजूर। अगर हमको अनाज लेना है तो खेती करना होगा, बिना खेती के अनाज हम कैसे लेंगे? लेकिन हमारे विपक्ष के साथी को यह शायद अंदाज नहीं था, यह माइक्रो मैनेजमेंट का कहीं यह नहीं था, सोच नहीं था उनका कि डॉक्टर की कमी को दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेज खोलना आवश्यक है, क्योंकि डॉक्टर तो वहीं से बनेगा, दूसरा कोई जगह डॉक्टर बनाने का नहीं है। इतना बड़ा सोच जो 70 साल तक लोग नहीं सोच पाए, 65 साल तक, उसको नीतीश कुमार जी ने सोचा कि भाई डॉक्टर की कमी तो तब न दूर होगा जब मेडिकल कॉलेज खुलेगा। नर्स की कमी, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, ड्रेसर की कमी, टेक्नीशियन की कमी, सारे चीज पर ऐसा नहीं खाली डॉक्टर के लिए सोचा गया। वही मैं देख रहा था हुजूर कि जिस तरह से 54 एएनएम नर्सिंग स्कूल, नया पुराना नहीं, 54 नया एएनएम नर्सिंग स्कूल खोलने का प्रावधान किया और 36 अनुमंडल में वो बनकर तैयार भी हो गया। नर्स बनेगी, तय चयनित आपके जीएनएम नर्सिंग स्कूल। आपके विश्वविद्यालय में भी तो शायद नर्सिंग सभी चीज है हुजूर, हमारे विश्वविद्यालय में भी। ये तो बिहार सरकार की कृपा है कि उन्होंने अपनी सोच को चारों तरफ जो है प्रवाहित करने का काम किया है। साथ साथ नया विश्वविद्यालय खुलेगा। हम मान्यवर अशोक चौधरी जी, मान्यवर मंत्री महोदय बैठे हैं शिक्षा विभाग के, इनको ही ये श्रेय जाता है कि यहां पर आप बोलते रहिए। भवन निर्माण तो अभी है हुजूर, आप बोलते रहे। बोलते देखिए, शिक्षा विभाग में जब इन्होंने सब चीज खोलने का ये दिया तो वहां भवन की जरूरत है ना, इसलिए आप भवन निर्माण मंत्री बने हैं। सब शिक्षा विभाग को सजाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। और हुजूर, ये लोग तो बोलते हैं भवन निर्माण के बारे में, उस दिन बोल रहे थे कि सब कुछ बेलिए रोड पर बना दिया गया। ये तो बोले सुनील जी का अच्छा हुआ, अच्छा बना, लेकिन सब कुछ बेली रोड पर बनाया गया कि लोग एयरपोर्ट से निकले तो पटना को बेली रोड पर देखे।
इनको पूरे पटना के अंदर, मुझे ख्याल है कि जब मैं 85 में यहां पढ़ता था, 85-87 की बात, एक चिड़ियाटार पुल था और एक तो उस समय राजेंद्र नगर का पुल बन रहा था। अभी तो हुजूर ललित भवन के पास चढ़ते हैं और पता नहीं दिग्गा में रोड पर कि गंगा में उतरते यो पता नहीं चलता है। इतना पुल पटना के अंदर कभी कोई सोच सकता है? हमको तो लगता है कि लालू जी जब आएंगे वहां से और जब पटना को देखेंगे तो बोलेंगे नीतीश जी आपने तो गजब कर दिया, मैं तो जेल में था इसलिए मैं आपकी बड़ाई नहीं कर रहा। वो भी खुश होंगे क्योंकि वो भी इनके साथी रहे हैं नीतीश कुमार जी के। उन तक कोई खबर नहीं पहुंचा रहा है कि उनका भाई बिहार में क्या काम कर रहा है। वो आएंगे, उनको सबसे पहले हम लोग जितना पुल है पहले उस पर घुमाएंगे और दिखाएंगे कि पटना कितना बदल गया है। और हुजूर ठीक है, प्रशंसा ही कर रहे हैं। मैं तो प्रशंसा कर रहा हूं कि हमारे माननीय नेता जब आएंगे तो हम उनको पटना दिखाएंगे कि हुजूर ये देखिए पटना। और हमें पूरा विश्वास है सुबोध जी कि आप खुश होइए ना होइए, लालू जी निश्चित खुश होंगे कि नीतीश कुमार ने कुछ काम किया है। जो हमारे दिलीप जी हैं इनको ज्ञानवर्धन कर ले, जो वो तो अलगों से बैठ के कर कुमार जी का जब बुरा दिन गुजरा था, जब 2 सीट पर आए थे तब भैया भैया कह के कहां गए? काहे ने बोलेंगे? दोनों भाई हैं तो काहे ने बोलेंगे भाई? अच्छा से बताएंगे। काहे नहीं बोलेंगे? वो भाई का हक भी आप छीन लीजिएगा। दोनों भाई हैं, पक्का भाई हैं। माननीय सदस्य सभापति महोदय कंक्लूड करें। नहीं हो गया सभापति महोदय, बस अभी तो शुरू किए हैं, थोड़ा देर में हम कंक्लूड करें। और भी वक्ता है, 3 वक्ता है। नहीं, शायर के बारे में तो ये एक ही बात मैं बोलूंगा कि देखिए हमारे विपक्ष के भाई विकास के आईने पर दोषारोपण करते हैं। माननीय अशोक चौधरी जी बैठे हुए हैं, माननीय मुकेश जी हैं, माननीय संतोष जी हैं। ये विकास के आईना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के। इनमें चाहे तो वो अपना चेहरा देख सकते हैं, लेकिन एक शेर है कि जिंदगी भर आईना को पोंछता रहा, साफ करता रहा। विकास के आईने को वो कोशिश करते हैं रोज साफ करने का। बाद में पता चला कि चेहरे पर ही धूल था। जिंदगी भर आईना पोंछता रहा, चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था उनको विकास का, और बाद में पता चला कि चेहरे पर ही धूल था। देखो चेहरा क्या दिखाई? सुबोध जी भी शायद चलिए कंक्लूड किया जाए। माननीय बस कंक्लूड कर लेते हैं हुजूर, क्या कि कुछ महत्वपूर्ण बात है हुजूर इतिहास गवाह है। आगे बढ़ा। हुजूर इतिहास गवाह है कि जिस देश का, जिस राज्य का युवा जिधर चलता है, आने वाला इतिहास उधर ही चलेगा, आने वाला भूत वही चलेगा, आने वाला भविष्य भी वही चलेगा। युवाओं की चिंता करना, बिहार सरकार ने जो युवाओं की चिंता की है मैं उसी के बारे में बताता हूं। बिहार सरकार ने अपना एक स्लोगन दिया है, नारा दिया है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये नीतीश कुमार की सोच है हुजूर। और जिस तरह से युवा हमारे भविष्य निर्माता हैं, इतिहास गवाह है कि विभिन्न देश एवं कालखंडों में युवाओं ने समाज की दिशा बदली है। और उस युवाओं को जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने एक नया दिशा देने का प्रयास किया है, आने वाले समय में बिहार पूरे दुनिया में नाम रोशन करेगा। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं हुजूर। इतना ही नहीं, जो संस्थान बिहार में हैं, जितने भी हमारे ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, सभी के गुणवत्ता को बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं हुजूर, उस मेडिकल कॉलेज के लिए एक अलग से हेल्थ यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है, जिससे कि मेडिकल कॉलेज का क्वालिटी मेंटेन हो, समय पर परीक्षा हो, समय पर उनको डिग्री मिल सके। इतना ही नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी एक अलग से अभियंत्रण विश्वविद्यालय बनाने का प्रावधान है। और माननीय मुकेश कुमार जी, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, इनके यहां भी पशु विज्ञान में एक अलग से विश्वविद्यालय बनाने की बात है। यह सोच है माननीय नीतीश कुमार जी का महोदय। और मैं तो इतना ही नहीं, जो सशक्त महिला, सक्षम महिला, 35% आरक्षण सरकारी नौकरी में। अभी तो जिधर जाते हैं हुजूर, पुलिस वाला महिला ही महिला दिखाई पड़ती है। सुबोध जी तो डर से जाते ही नहीं। देखिए
अब यहाँ पर पूछा जाता है, आप बताया बोला। महोदय 35% आरक्षण महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण माननीय नीतीश कुमार के सरकार देने का काम किया है। ये कोई बहुत बड़ी बात है हुजूर, ये क्रांति है। जिस तरह से पंचायती राज में जनप्रतिनिधियों में 50% आरक्षण देने का काम किया है। आरक्षण की बात करने वाले, आरक्षण का गाना गाने वाले लोग कहां पर थे उस समय, जिस समय ये सब उनको चिंता करनी चाहिए थी। आज वो चिंता अगर किसी ने किया है तो वो माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है। कोई बाजा बजाता है और कोई करके दिखाता है, इसको नीतीश कुमार कहते हैं हुजूर। हर खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाना। कंक्लूड करें माननीय। ये अब आ गए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उन्हीं का आदेश था कि खींचना है, तो इसलिए मैंने भाषण अभी तक शुरू नहीं किया था। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन है हुजूर, भाषण तो इसके बाद था। क्योंकि और 3 वक्ता है माननीय सदस्य देता हूं, पूरे दुनिया के विद्वान को भी अगर इस सदन में आमंत्रित किया जाए तो नीतीश कुमार की गाथा सुनाने में उनको भी 5 वर्ष लग जाएंगे, बोलते बोलते, जितना बिहार के लिए नीतीश कुमार जी ने किया है। लेकिन इनकी मजबूरी है, लेकिन इनकी मजबूरी है।